हेलो हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑनलाइन सारे बच्चे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। हम कल डिस्कस कर रहे थे, खैर वो भी डिस्कशन करते हैं बैटरी रिकवर्ड को लेकर के। लेकिन मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, साई साई दीप। स्टूडेंट्स का आंसर गिवन आंसर से डिफर जा रहा है। क्या प्री का प्रॉफिट गिवन है 2800, जो गिवन है, लॉस गिवन है, वो गिवन कितना है 2800, और आपका आ रहा है 2600। क्या ये सही है? क्या आपका भी लॉस 2600 ही आ रहा है ना? तो करेक्ट है। क्या होता है, जिसने सॉल्यूशन बनाया उसके अपने कुछ एजम्पशन होते हैं जो गलत होते हैं, मुझे पता भी है। तो चलिए, ये प्री का लॉस हो गया, एंड पोस्ट का लॉस क्या आ रहा है? 23,200 का प्रॉफिट। क्या यही आंसर है? तो सही मान लीजिए इसको। ऑनलाइन ऑनलाइन बेटा, क्या आपका आंसर यही जो मैंने लिखा है वो ही आ रहा ना? ऐसा तो नहीं कि जोड़ तोड़ के आंसर वो ले आए जो क्वेश्चन में गिवन है। बेटा यही आंसर सही है, 2600 का लॉस प्री में और 23,200 का प्रॉफिट पोस्ट में। यस प्राची, आपका आंसर सही है। ठीक है बेटा, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। और बेटा उसके अलावा मैंने आपको बताया, जिसको भी कोई डाउट है, डिफिकल्टी है, कंफ्यूजन है, तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, टेक्स्ट कर सकते हैं। मतलब व्हाट्सएप में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ रादर देन टेक्स्ट मैसेज, तो आप व्हाट्सएप पर मुझे भेजिए। उसके बाद यदि मुझे लगा कि हमको ये समझाने के लिए बात करनी पड़ेगी, तो हम कॉल पे भी डिस्कशन कर लेंगे। आपको हेजिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं कि सर को हम कैसे मैसेज करें, कैसे कॉल करें। आपके सिली से सिली भी डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, वहाँ कोई आपको देखने वाला नहीं है। और नहीं मैं आपका नाम क्लास में लेने वाला हूँ कि मुझे इसने ऐसा डाउट पूछ लिया था। बेटा स्टूडेंट हैं, सीखने आए हैं, तो सीखने के लिए तो आप, कई बार ऐसी चीज़ होती है जो एकदम क्लियर है, बहुत ईजी है, फिर भी कन्फ्यूजन हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं टीचर हूँ, मेरी ड्यूटी है आपको उसको आपके कन्फ्यूजन को रिलीज करने की। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ कुछ बेसिक फंडामेंटल स्टार्टिंग। तो बेटा देखिए, ये है डेट ऑफ बिजनेस परचेज। मान लो मैं 1 अप्रैल 2019 लिया, अप्रैल में जून, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई 2019, एंड ऑफ द ईयर, एंड 31 मार्च 2020। ठीक है बेटा, ये आपका ईयर है। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, ये है बिजनेस बिलोंग्स टू टेलर वेंडर। 1 अप्रैल, बेटा इस दिन कंपनी ने बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल को, ये हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ध्यान रखिए, ये है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सॉरी ये है डेट ऑफ बिजनेस परचेज। यहां से बिजनेस कंपनी का हुआ, इसके पहले तो कंपनी का था नहीं, इसके पहले बिजनेस किसी और का था। यहां पेडेट्स हुई, पेडेट्स मिस्टर विजय,
मिस्टर विजय एक डेटर थे, दैट इज डेटर। ये मिस्टर विजय एक डेटर थे, इनको ये मिस्टर विजय का अमाउंट डूब गया था, तो ये बिजनेस लॉस था इस वेंडर के लिए। बेटा बिजनेस कौन चला रहा है इस ईयर में, 18-19 में बिजनेस किसका है, कंपनी का या कंपनी के पहले वाले ऑनर का, कंपनी के पहले वाले ऑनर का, बिजनेस बेचने वाले का। बेटा यहाँ तक तो कंपनी पिक्चर में ही नहीं है ना, कंपनी ने तो बिजनेस खरीदा ही इस दिन है, तो ये बिजनेस के पहले किसका था, बिजनेस बेचने वाले का, वेंडर का। अब हुआ ये बेड डेट्स, मिस्टर विजय का अमाउंट जो लेना था वो डूब गया, कि बैड डेट्स बिंग ए बिजनेस लॉस फॉर द बिजनेस सेलर मतलब जो बिजनेस बेचने वाला, उसको बैड डेट्स हुई थी। बेटा अब यहां जाकर कभी भी इसमें से कभी भी ये बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर विजय से बैड डेट रिकवर हो गई। बेटा ये बैड डेट्स हुई थी पुराने मालिक को और रिकवर हुई नए मालिक को, तो ये जो बैड डेट रिकवर हुई, ये बैड डेट रिकवर जो हुई कंपनी को हुई है। ये भले बात है कि कंपनी बनी यहाँ पर है, पर ये भी सब कुछ कंपनी का है, ये भी सब कुछ कंपनी का है, कंपनी के बिहाफ पे सब कुछ चल रहा है, तो ये बैड डेट रिकवर कंपनी को हुई। तो बताइए ये बैड डेट रिकवर कंपनी के लिए बिजनेस प्रॉफिट है या बिजनेस परचेस प्रॉफिट है। इस मिस्टर विजय से तो कंपनी ने बिजनेस नहीं किया था, ये कंपनी का बिजनेस कस्टमर नहीं था, ये कंपनी से इसने कोई डील नहीं की थी, कंपनी ने इसको कोई सेल नहीं की थी। जब कंपनी ने इसको कोई सेल नहीं की थी तो कंपनी ने इसको अपना रेवेन्यू भी नहीं माना था, कंपनी ने रेवेन्यू नहीं माना था मतलब अपनी बिजनेस इनकम नहीं माना था, तो फिर कस्टमर था ही नहीं। तो ये जो रिकवर हुआ है ये बिजनेस रिसिप्ट नहीं है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट भी नहीं है, बल्कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, बिजनेस खरीदने की वजह से हुई। बेटा मैं घटिया एग्जाम्पल लेना नहीं चाहता हूँ, पर फॉर एग्जाम्पल क्या करूँ बेटा, यहाँ पर ये जो बिजनेस में एग्जाम्पल लेता हूँ थोड़े से लोअर लेवल के, ये समझ में आपको आ जाए वही बहुत है अपने लिए, चाहे लेवल हमारी सीए की क्लास से नीचे भी चले जाए। बेटा ये जो सेलर है, बिजनेस वेंडर है, अब ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसकी यहाँ पर दुकान है पकौड़े की। वैसे सीए की क्लास में से पकौड़े की एग्जाम्पल चलना नहीं चाहिए, पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, चलेगा पकौड़े। बेटा हमारी उम्र पकौड़ों की है, हम पकौड़े खा खा के बड़े हुए हैं, और आप पिज़्ज़ा और मैगी खा खा के बड़े हो रहे हैं, तो चलेगा एग्जाम्पल पकौड़े का। पिज़्ज़ा ले लूँ, पर पिज़्ज़ा में मज़ा नहीं आएगा एग्जाम्पल में। ये पकौड़े की दुकान है, यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की पकौड़े खाने आते हैं। अब लड़की को पता है कि बिल तो उसको देना नहीं है, तो वो 700 रुपए के पकौड़े खा जाती है, और शर्मा शर्मी में लड़का भी 300 रुपए पकौड़े खाई जाता, साथ देने के लिए उसकी इच्छा नहीं हो रही है, पेट भर गया, डकारे आना शुरू हो गई, पर खाए जा रहा है, बोली वो बोले यार ये तो वो लड़की नाराज हो जाएगी, तो 700 के पकौड़े तो लड़की खा गई, 300 के पकौड़े लड़के खा गया। अब इधर जेब में इसके पास है ही नहीं थे, क्या मालूम था पकौड़े में 1000 रुपये का बिल आ जाएगा। अब इधर वो था, इधर ठीक है, तो हुआ ये, अब लड़के को लगा कि क्या करूं, यहाँ पैसे देने में तो मेरी मुश्किल हो जाएगी, पैसे दे ही नहीं पाऊंगा मैं, तो उसने लड़की को बहाना मारा, अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो करके वो वहां से वह क्या करेगा, भाग के निकल गया, वहां से भाग गया, पकौड़े के पैसे दिए बगैर, 1000 रुपए का बिल दिए बगैर भाग गया। तो ये जो बिजनेस के मालिक थे, ये थे समोसे लाल जो एक ऑनर थे, उनको 1000 रुपए की चपत लग गई, 1000 रुपए उनके बेड डेट्स हो गए, तो ये मिस्टर समोसे लाल के लिए क्या है, बिजनेस लॉस, क्योंकि ये इनका कस्टमर था, ये लड़का इनका कस्टमर था, तो ये उनके बिजनेस लॉस हो गया। ठीक है भाई, हुआ ये बगैर भाग के तो आ गया, तो ये बिजनेस लॉस हो गया समोसे लाल के, ठीक है। अब इसके बाद हुआ इसको समोसे लाल की बददुआएं लग गई लड़के को। तीसरे दिन एक तो लड़की छोड़ के भाग गई, और उधर ये हुआ कि इसका पेट ठीक होने को नाम ही नहीं ले रहा, वो पकड़े बार बार याद आते हैं, और इसका पेट खराब पेट खराब पेट खराब। अब बोला यार ये तो बहुत बड़ा, इधर हुआ समोसे लाल अपनी दुकान कचौरी मल को बेचकर चले गए।
ऐसा नहीं कि ये पकोड़े का इनको 1000 रुपये का लॉस हो गया इसलिए इसलिए ऐसे ऑर्डिनरी कोर्स में समोसे लाल ने अपनी दुकान किसको बेच दी? कचौरी लाल को बेच दी। ये एक कंपनी है, एक लिमिटेड या जो भी है। तो बेटा अब नया मालिक कौन है? कचौरी। अब प्रॉब्लम ये है, ये लड़के को लगा कि यार मैंने जो 1000 रुपये नहीं दिए इसकी बददुआएं लगी मुझे और मेरा दिक्कत चले जा रहा है, ना तो पेट ठीक हो रहा है और नहीं कोई नई गर्लफ्रेंड मिल रही है। अरे पेट वेट तो चलो ठीक हो जाएगा, क्या है उसमें, लेकिन नई गर्लफ्रेंड नहीं मिली उसके बगैर तो उसकी ज़िंदगी अधूरी है। तो उसने सोचा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो उसको एक दिन किसी ने सजेस्ट दी, वो बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने कहा कि जाके पुराने 1000 रुपये चुका दे तो तुझे दूसरे दिन नई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। तो ये 1000 रुपये दुकान पे चुकाने आया, तब दुकान पे कौन बैठा हुआ था? कचौरी लाल। अब इसको तो पैसे देने ही थे, सवाल तो आप जानते हैं नए नई गर्लफ्रेंड का था। तो इसने 1000 रुपये जाके हाथ जोड़ के वहाँ खड़ा हो गया, साहब मैंने आपकी दुकान पर, इसको क्या पता कि यहाँ कौन बैठा है, समोसे लाले कचौरी मल। तो उसने कहा कि मैंने आपके 1000 रुपये आपसे उधारी की थी और उस वक्त मैं 1000 रुपये दे नहीं पाया था, ये 1000 रुपये पकड़ो। ये पैसे किसको दे रहा है? जबकि ये मनी, ये बेड डेट्स हुई थी प्रीवियस ऑनर को और रिकवरी हुई है न्यू ऑनर को। तो 1000 रुपये जो ये न्यू ऑनर को मिले, बिजनेस बायर को मिले, क्या ये इसको मिलने थे? नहीं मिले। तो बताइए, अच्छा ये मिल गया, लेकिन तो ये है बेड डेट्स रिकवर्ड, बेड डेट्स रिकवर्ड टू न्यू ऑनर, बेड डेट्स ऑफ ओल्ड ऑनर बट रिकवर्ड टू न्यू ऑनर। बताइए, ये मिस्टर कचौरी लाल यानी न्यू ऑनर के लिए इट इज ए बिजनेस इनकम और कैपिटल रिसिप्ट। ये कैपिटल, ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ये तो कैपिटल रिसिप्ट है बेटा। क्या ये बिजनेस करने की वजह से हुई है या बिजनेस खरीदने की वजह से इनकम हुई है? इन्होंने कचौरी बल ने जो समोसे लाल का बिजनेस खरीदा था, ये वाला मनी यहाँ मिला है। यदि मिस्टर कचौरी लाल ने बिजनेस नहीं खरीदा होता समोसे लाल से, तो क्या ये 1000 रुपये इनको मिलते कचौरी बल को? इस खरीदने की वजह से हुई इनकम है, बिजनेस से इनकम नहीं, बिजनेस खरीदने से इनकम हुई है। तो ये बेड डेट रिकवर कैपिटल रिसिप्ट है और ये कैपिटल रिसिप्ट जाएगी कैपिटल रिजर्व में। ये कैपिटल रिसिप्ट है तो ये जाएगी कैपिटल रिजर्व में। तो ये जो इनकम है ना तो प्री की है ना पोस्ट की है। ये तो प्री की भी इनकम नहीं है, पोस्ट की भी इनकम नहीं है, बस इनकम है, वो भी कैपिटल रिसिप्ट है, वो भी कैपिटल प्रॉफिट है। ये ना प्री में आना चाहिए सच, ना पोस्ट में आना चाहिए सच, क्योंकि ना तो प्री की, भले ये रिकवर्ड कभी भी हो, चाहे यहाँ रिकवर हुई हो, चाहे यहाँ हुई हो, चाहे यहाँ हुई हो, चाहे यहाँ हुई हो, चाहे यहाँ हुई हो, कभी भी रिकवर हुई हो, पर उसका नेचर तो वही रहेगा, वो रहेगा कैपिटल रिसिप्ट। आया समझ में बेटा? ऑनलाइन बिजनेस खरीदने की वजह से हुआ है, यस तनिषा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसको कहाँ पहुंचाना है? कैपिटल रिसिप्ट मानते हुए किस अकाउंट में पहुंचाना है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में पहुंचाना है। अब यदि आपके किसी क्वेश्चन में इस तरह की बेड डेट रिकवर आ जाए, ये बेड डेट रिकवर ना प्री की है, ये तो प्री पीरियड के भी पहले की बेड डेट्स थी। ये बेड डेट्स कब हुई थी? प्री पीरियड के भी पहले, इसके भी पहले बेड डेट्स हुई थी ना। तो बेड डेट्स प्री पीरियड की भी पहले की बेड डेट्स है पर रिकवर हो गई। अब तो इसको हम बिजनेस इनकम ना मानते हुए कैपिटल इनकम मानते हैं, कैपिटल सी मानते हैं, इसलिए उसको ले जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। अब कैपिटल रिजर्व में या तो डायरेक्टली ले जाओ या फिर इसको प्री वाले प्रॉफिट में डाल दो। यदि प्री वाले प्रॉफिट में डाल दोगे तो क्या इफेक्ट होगा? प्री वाले प्रॉफिट में डाल दोगे तो क्या होगा? प्री वाला प्रॉफिट वैसे भी कहाँ जाता है, तो ये इनकम वैसे ही पहुंच जाएगी कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि प्री वाला प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाता है। इसलिए मॉड्यूल के क्वेश्चन में, उसके सॉल्यूशन में इस तरह की बेडेड रिकवर को उन्होंने प्री में ले लिया है। तो ले लिया प्री में, क्या वो प्री की इनकम थी? नहीं भाई नहीं, प्री की इनकम थोड़ा थी, फिर प्री में क्यों ले लिया? अरे भाई ये तो बेड डेट्स प्री के भी पहले की है और रिकवर हो गई, तो ये इनकम प्री की भी नहीं है, पोस्ट की भी नहीं है, वो तो प्री के भी पहले की है और ये बिजनेस इनकम ही नहीं है। ये तो मिस्टर कचौरीमल नए ऑनर की इनकम ही नहीं थी, ये तो बिजनेस खरीदने पर हुआ एक प्रॉफिट है, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। इसलिए इसको कैपिटल में पहुंचाने के लिए इन्होंने इसको प्री में ले लिया ताकि ये प्रॉफिट प्री के थ्रू पहुंच जाए कैपिटल रिजर्व में। तो आपने क्या समझा इस एग्जाम्पल से? इफ बेड डेट्स ऑफ ओल्ड ऑनर, दैट इज बिजनेस सेलर, दैट इज बिजनेस वेंडर, रिकवर टू न्यू ऑनर। बेटा ये फंडे बहुत टेक्निकल है, कॉन्सेप्ट बहुत टेक्निकल है, इससे ज़्यादा बताना मेरे लिए भी संभव नहीं, कुछ होता ही नहीं बताने के लिए। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी विथ रीजन विथ लॉजिक। तो क्या लिखेंगे आप अपनी, बेटा मेरी बात सुनो, मैंने जो बोला वो मत लिखो एज इट इज, आप
खुद अपनी अपनी लैंग्वेज में ये चीज़ें लिखो, मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ, फिर आप उसको लिखिए अपनी लैंग्वेज में ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो क्या लिखा है मैंने? इफ bad debts of old owner, that is business vendor, recover to new owner, that is company, either in pre-period or in post-period, should be regarded as a capital receipt because it is a, लिखाऊं क्या? मतलब आपको अपने पे भरोसा नहीं कि हम समझ के लिख लेंगे? मतलब आप सारी बंदूकें मेरे कंधे पे रख के चलाएंगे? क्या एग्जाम मैं देने आऊंगा कि मुझे बोले सर आप प्लीज आप ही आके एग्जाम दे दो ना सर, हमसे तो लिखते नहीं बन रही है सर। बेटा मैं तो सीए बन चुका हूँ, मुझे एग्जाम देने की इच्छा नहीं, लिखना चलो लिखो। if bad debts of old owner, that is seller of business, that is vendor मतलब बिजनेस बेचने वाला, recovered to new owner of business, that is business buyer, either in pre-period or in post-period, is a capital receipt. It is a capital receipt for new owner. It is not a business profit, rather it is a business purchase profit. ये बिजनेस परचेज प्रॉफिट है। ये बिजनेस परचेज प्रॉफिट है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, कैपिटलिज्म श्री श्रेया। अब इधर बच्चों को अकेलापन लगता है। वीडियो पॉज नहीं हुआ बेटा, कुछ आपके टेक्निकल इशू आ गया होगा। इंक्रीज इन कैपिटलिज्म, यस, ये हम कैपिटल प्रॉफिट मानते हुए कैपिटलिज्म में पहुंचाएंगे। लिख लिया आपने? एक मिनट बेटा, लिख लिया? लिख लिया क्या? तो हम क्या करें? तो कंसीडर is better recovered in pre-incorporation column. So transfer it to capital reserve finally, to capital reserve. इसको क्यों लिया जा रहा है प्री कॉलम में? ताकि हमें इसको पहुंचाना है कैपिटल में। ये एक मॉड्यूल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको मैं गलत नहीं बोल सकता। हाँ, यदि ये चाहते तो इसको ना प्री में लेते ना पोस्ट में लेते, बल्कि सीधे कैपिटल में पहुंचा सकते थे वो मैं मानता हूँ, लेकिन हम मॉड्यूल को थोड़ा मान ले तो क्या दिक्कत है? इसमें अल्टीमेट आंसर तो वही आ रहा है। तो मैं मॉड्यूल को सपोर्ट कर देता हूँ कि भाई ठीक है, हम भी प्री में ले लेते हैं, क्यों हम उनसे अलग जाएं? प्री में ले लो ताकि ये प्रॉफिट पहुंच जाए कैपिटल रिजर्व में। क्या दिमाग में लॉजिकली फिट बैठा कि कंफ्यूजन है? क्या बिल्कुल 100% लॉजिकल है कि नहीं? मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, बेड डेट्स हुई किसको थी? पुराने मालिक को 2-4 साल पहले, 4 साल पहले हुई थी पुराने मालिक को।
वो तो बिजनेस बेच कर चला गया कनाडा। अब नए मालिक को वो बेड रेट रिकवर हो गई भाई, नए मालिक की तो वो इनकम ही नहीं थी ना, तो बेड रेट से नहीं हुई थी तो उसको रिकवरी कहाँ से होगी? तो ये तो उसके लिए एक्स्ट्रा रिसिप्ट हो गई, बिजनेस खरीदने की वजह से एक एडिशनल प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट तो कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए जाएगा कैपिटल रिजर्व में। क्या 100% क्लियर मान के मैं आगे बढ़ूं? टाइम आप ही का है, जितना ज़्यादा समझाऊंगा आप ही का लॉस होगा। कई बार समझ में आ जाए तो फटाफट आगे बढ़ो। द बेटर रिकवर अदर अदर इनकम में आएगी, नहीं नहीं बेटा इट इज़ ए, हाँ अदर इनकम में ले लेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट ए ऑपरेटिंग इनकम। यस, प्री में क्यों लिया? अरे बेटा प्री में इसलिए लिया कि ये कैपिटल प्रॉफिट में पहुंचाना है, इसलिए प्री में लिया ताकि कैपिटलिज्म में पहुंच जाए। प्री वाला प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटलिज्म में, तो ये इनकम भी कहाँ पहुंच जाएगी? कैपिटलिज्म में, इसलिए उसको प्री में ले लिया। ठीक है बेटा, आपको कोई डाउट था बेटा? नहीं वो क्वेश्चन की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन को डिस्कस, अभी तो मैंने किया ही नहीं, तो आप जो मैंने बताया उसमें कुछ पूछे, पर वो क्वेश्चन तो मैंने करवाया ही नहीं अभी, तो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? आप इस क्वेश्चन इसमें डाउट हो तो डिस्कस करो इससे रिलेटेड। बेटा भाई वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो क्यों जोड़ा गया। क्वेश्चन तो आने दो, कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का सॉल्यूशन है, इट इज नॉट कॉन्सेप्ट। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है? एनी डाउट? हाँ ठीक है। हाँ ये है ना एक डाउट कि कर इस कहाँ, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने बेटा नितेश कुमावत, ये इनकम हम प्री में लेंगे पर प्री में कहाँ लेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है ना, प्री में कहाँ लेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में या अदर इनकम में? अदर इनकम में, क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, अदर इनकम है, इसके अदर इनकम में ले लेंगे। वैसे मॉड्यूल इतना बारीकी से नहीं कर रहा, सजेस्टेड में भी इतनी बारीकी से वो बस ले लेते, इनकम ले ली, हम लेंगे उसको प्रॉपरली अदर इनकम। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है बेटा। अब बेटा हम जो एक क्वेश्चन कह रहे हैं, हम उसी क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो क्वेश्चन आने वाला है, ये नोट्स, हाँ आ जाइए बेटा। हाँ कौन सा क्वेश्चन? हाँ हाँ वो तो ये फिफ्थ ना, फिफ्थ, यस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आ जाइए। एबीसी लिमिटेड, मैं स्टार्ट करूं? एबीसी लिमिटेड, मिल गया क्वेश्चन सभी को? एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट ऑन 1 मई 2011 या 2000 जो भी है बेटा, अब कोई भी मान लो, 1 मई को कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया है, ये है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ डीईएफ एंड कंपनी फ्रॉम 1 जनवरी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। बिजनेस कब से खरीद लिया? 1 जनवरी से। कंपनी कब बनी? 1 मई को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हो गए प्री इनकॉर्पोरेशन। 1 मई से कंपनी बन गई है, तो 4 महीने प्री में है। अच्छा इधर समराइज P&L अकाउंट इज गिवन बाय एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, वाई ईयर मतलब 12 मंथ का ईयर है, 31 दिसंबर को एंडिंग है इनका। मई से लेके दिसंबर, मई टू दिसंबर कितने हुए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने। अच्छा 8 हुए क्या? हाँ 8 हुए। तो मैं आपका अटेंशन चेक करने के लिए कि आप हवा में चल रहे हो या जमीन पर हो। 8 महीने हुए ना, तो प्री में कितने मंथ? 4 मंथ, पोस्ट में कितने मंथ? 8 मंथ। टाइम रेशियो हो गया 1:2। इधर ग्रॉस प्रॉफिट है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल्स रेशियो में, ये मानते हुए कि जीपी रेट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, सिमिलर है, एज इट इज है। इधर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट देखेंगे, इन्वेस्टमेंट की इनकम को देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कब तक थे? साल भर थे। यदि इन्वेस्टमेंट साल भर रहे, साल भर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक रहे, तो ब्याज भी पूरे साल भर मिला। तो फिर ब्याज को 4 महीने और 8 महीने का मानते हुए प्री और पोस्ट में बांट देंगे टाइम रेशियो में, और देखेंगे यदि इन्वेस्टमेंट खरीदे ही गए पोस्ट पीरियड में, यदि इन्वेस्टमेंट खरीदे पोस्ट पीरियड में गए, तो बताओ ब्याज का मिलने का सिलसिला कब से स्टार्ट होगा? पोस्ट में, तो पूरी इनकम पोस्ट में जाएगी। अच्छा यदि इन्वेस्टमेंट इन्होंने प्री में बेच दिए, प्री में बेच दिए मतलब पोस्ट में तो इन्वेस्टमेंट थे जीरो, तो उस केस में क्या होगा?
यदि पोस्ट में इन्वेस्टमेंट थे ही नहीं क्योंकि बिक चुके थे, तो पूरी की पूरी इंटरेस्ट की इनकम प्री में जाएगी। देखेंगे भाई क्या किया है इन्होंने इन्वेस्टमेंट का, आगे पता पड़ेगा। पर इन्वेस्टमेंट की इनके के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, साल भर यदि इन्वेस्टमेंट हमारे पास रहे हैं तो हम उस इनकम को टाइम रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम टाइम बेस्ड होती है, मंथ वाइज मिलती है, सेल वाइज नहीं मिलती। इंटरेस्ट कैसे मिलता है? 20% पर एनम, 18% पर एनम, 15% पर एनम, ऐसे मिलता है ना, मतलब मंथ वाइज मिलता है, तो उसका कनेक्शन टाइम से ज़्यादा है, सेल से नहीं होता। इधर रेंट एंड टैक्सेस टाइम रेशो, सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी 85, कुल सैलरी है 331, उसमें मैनेजर सैलरी 85 शामिल है। अच्छा, ये है सैलरी ऑफ स्टाफ एंड मैनेजर, 331 की सैलरी है स्टाफ एंड मैनेजर की मिला के, उसमें मैनेजर सैलरी है 85। यदि 331 में से मैं 85 घटा दूं तो क्या आ जाएगा? 331 में से मैं मैनेजर सैलरी घटा दूं तो क्या आ जाएगी? तो जो भी आएगा वो क्या होगी? सैलरी ऑफ अदर स्टाफ, अदर देन मैनेजर, सैलरी ऑफ अदर स्टाफ 246। हाँ बेटा, टाइम रेशो में। और ये प्री में कौन बोल रहा है? मैनेजर की सैलरी प्री में आएगी, जरूरी है क्या? प्री 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 चिल्ला रहे हैं ऑनलाइन बेटा कुछ बच्चे, क्यों आएगी प्री में? देखना पड़ेगा ना। मैनेजर मैनेजर तो साल भर ही लगता है। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट तो प्री में भी होता है, बिजनेस मैनेजमेंट पोस्ट में होता है। मैनेजर देखना पड़ेगा प्री में था या पोस्ट में था या कब कब था, देखेंगे। कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशो, प्रिंटिंग स्टेशनरी टाइम रेशो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पोस्ट, सेल्स कमीशन सेल रेशो, बेड डेट रिलेटेड टू सेल सेल्स रेशो में बढ़ेगी ये बेड डेट। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, इधर श्रेया, इधर ये सब पोस्ट बता रहे हैं। पर ये मतलब आपको फंडा पता है अंडरराइटिंग कमीशन का? आप अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में जानते हैं? जो बता दो जब जानते हैं तो। आपने पढ़ा होगा ना कहीं ना कहीं। आपको तरुण सर ने पढ़ाया क्या? फिर कहाँ पढ़ लिया? ट्वेल्थ में? ट्वेल्थ में एमपी बोर्ड में भी था क्या? सभी लोग जानते हैं तो नहीं बताऊं? बता दूं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक पब्लिक इशू आने वाला है, एक मेरी कंपनी है, मैंने कंपनी बनाई, मेरा पब्लिक इशू आने वाला है, मुझे उसमें 200 करोड़ रुपीस चाहिए। मुझे अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए बाय इशू ऑफ शेयर्स में पब्लिक इशू लाकर 200 करोड़ रुपीस इकट्ठा करना चाहता हूं। और मेरी कंपनी बिल्कुल न्यू है, मुझे मार्केट में कोई जानता नहीं है। अब मैं यदि पब्लिक इशू लाऊंगा, उसके पहले मेरी जेब से तो बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, पब्लिक इशू तो बाद में आएगा, उसके पहले कंपनी मुझे बनानी पड़ेगी, कंपनी के बनाने पे खर्चा होगा, पब्लिक इशू पे हेवी खर्चा होगा, लाखों रुपए तो मेरे खर्च हो जाएंगे पब्लिक इशू लाने में। आप जानते हैं पब्लिक इशू की एक रिक्वायरमेंट है, 90% ऑफ द इशू मस्ट बी सब्सक्राइब बाय पब्लिक इन कैश। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पॉइंट पता है ना आपको बेटा? एक कंपनी एक का रूल है, 90%। यदि मेरा पब्लिक इशू 200 करोड़ का है ना, तो मुझे पब्लिक से कैश में 180 करोड़ मिल ही जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 180 करोड़ मिनिमम मिलना ही चाहिए, नहीं तो मेरा इशू फेल। मान लो मेरा इशू 200 करोड़ का था, मुझे पब्लिक ने 150 करोड़ ही दिए, 150 करोड़ ही मुझे पब्लिक से एप्लीकेशन मिली, पब्लिक से मुझे 150 करोड़ मिला, तो मुझे वो 150 करोड़ भी पब्लिक को वापस करना पड़ेगा। मेरा इशू फेल हो गया और मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट खत्म। मेरा पैसा जो लगाया हुआ था पब्लिक इशू लाने पे वो खत्म, कंपनी पे जो खर्च किया वो सब खत्म, और मेरा प्रोजेक्ट भी जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना ही चाहिए, और वो कितना होता है? 90% ऑफ द पब्लिक इशू। तो 90% ऑफ द पब्लिक इशू मस्ट बी सब्सक्राइब इन कैश। तो पढ़ा होगा ना बेटा आपने? ये भी नहीं पढ़ा था? हाँ, पढ़ा था। अब बेटा क्या होता है, अब मुझे पता है कि मैं, मेरे प्रोजेक्ट 200 करोड़ की फंड चाहिए, और कल को और वैसे भी कंपनी ला तो चलो ठीक है, 90% से कम मिला तो मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, मेरा पब्लिक इशू फेल हो जाएगा। पर मैं भी तो चाहता हूँ कि मुझे पब्लिक से मनी मिले, तो मुझे चाहता हूँ कि पब्लिक मेरे शेयर्स, मेरी कंपनी के शेयर्स धड़ाधड़ खरीदे, मुझे पूरा 200 करोड़ मिल जाए। पर मुझे कोई जानता नहीं, मेरी कंपनी को कोई जानता नहीं है कि भाई इसके शेयर्स क्यों ले, मेरी नई कंपनी के शेयर्स कौन खरीदेगा? कुछ शेयर मार्केट के धुरंधर होते हैं। धुरंधर बोले तो वो लोग जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में वो पब्लिक को डील करवाते हैं, वो ब्रोकरेज का काम करते हैं, वो ब्रोकर हैं, उनके थ्रू पब्लिक शेयर खरीदती बेचती है। ढेर सारे इन्वेस्टर उनके थ्रू खरीदते हैं, ढेर सारे इन्वेस्टर उनके थ्रू शेयर बेचते हैं, मतलब वो इन्वेस्टर के डायरेक्ट टच में है, वो है शेयर ब्रोकर। अब बेटा मैं कितनी डेप्थ में जाऊं? शेयर ब्रोकर वो, कई बार आप
स्टॉक एक्सचेंज जानते हैं में जो खरीदी बिक्री होती है वो किसके थ्रू होती है? अथॉराइज्ड शेयर ब्रोकर, वहां पर उनको लाइसेंस मिलता है शेयर खरीदने बेचने का। तो ठीक है, अब वो एक ब्रोकर आता है मेरे पास कि भाई आपका पब्लिक इशू है 200 करोड़ का, यदि ये 200 करोड़, एक गारंटी देता हूँ आपको, एक व्यक्ति लेके चल रहा हूँ, एक गारंटी देता हूँ, मैं आपके पब्लिक इशू की मार्केटिंग करूंगा, आपकी कंपनी को प्रमोट करूंगा, लोगों को बताऊंगा, मेरे साथ ढेर सारे इन्वेस्टर जुड़े हैं, मैं सबको फोन कर करके, लेटर इशू कर करके उनको कहूंगा इस कंपनी के शेयर्स लो, इस कंपनी के शेयर्स लो, इस कंपनी के शेयर्स लो, इसके रेट बढ़ेंगे, तुम्हें बाद में फायदा होगा। तो मेरे रिकमेंडेशन पर कई सारे इन्वेस्टर आपके शेयर्स खरीद लेंगे और आपको मनी मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा। तो आपको 200 करोड़ यानी आपके शेयर्स को सक्सेस कराने की मैं लेता हूं गारंटी। यदि आपका मान लो 20 लाख शेयर्स का इशू है, 20 लाख शेयर्स का पब्लिक इशू है, पूरे 20 लाख शेयर्स आपको एप्लीकेशन मिलेगी, यदि नहीं मिली तो वो शेयर्स मैं ले लूंगा। यदि आपको पब्लिक से 18 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मिली तो 2 लाख शेयर्स मैं ले लूंगा। ये मैं आपको देता हूं गारंटी। तो ये महान काम आप क्यों करोगे मेरे, क्यों करोगे मेरे लिए? ये गारंटी क्यों ले रहे हो, इतनी बड़ी रिस्क क्यों उठा रहे हो? बोले मैं कमीशन लूंगा आपसे। तो मुझे उसको जो कमीशन देना पड़ेगा वो कहा जाएगा अंडरराइटिंग कमीशन, और गारंटी दे रहा है उस एग्रीमेंट को कहा जाता है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो यदि वो मेरे इशू को सक्सेस कराने की गारंटी लेता है तो उसको कहते हैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। उसके लिए जो कमीशन देना पड़ता है वो अंडरराइटिंग कमीशन है। तो ये अंडरराइटिंग कमीशन किससे रिलेटेड है? पब्लिक इशू से। पब्लिक इशू कब आता है? कंपनी बनने के बाद। तो पब्लिक इशू आता है कंपनी बनने के बाद, तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स भी होती है कंपनी बनने के बाद, तो अंडरराइटिंग कमीशन भी दिया जाएगा कंपनी बनने के बाद के लिए। इसका बेनिफिट भी कब मिलना शुरू होगा? पब्लिक इशू आएगा उसके बाद इसका बेनिफिट मिलेगा उस मनी से। तो ये कहाँ राइट ऑफ होगा? अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन राइट ऑफ होगा पोस्ट में, क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन ये ना तो रेवेन्यू एक्सपेंस है और न ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसका नेचर है डेफर्ड। तो इसको हमें इमीडिएटली राइट ऑफ करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट में अब इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने का कोई रोल, पहले इसको धीरे 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 करके राइट ऑफ करते थे। कंपनीज एक्ट में सालों साल चलाते थे, थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते थे, 4-5-6 सालों में राइट ऑफ करते थे, लेकिन अब एक ही साल धड़ाम करके राइट ऑफ कर दो। नए कंपनीज एक्ट में आपको पहले ही साल राइट ऑफ करना पड़ता है, चाहे कंपनी में लॉस क्यों ना दिखाई दे, लेकिन राइट ऑफ पहले साल करना पड़ता है। तो राइट ऑफ कहाँ करेंगे हम? प्री में या पोस्ट में या दोनों में? पोस्ट में, क्योंकि अंडरराइटिंग कब हुई? पब्लिक इशू कब आया? कंपनी बनने के बाद। तो अंडरराइटिंग कब हुई? कंपनी बनने के बाद। उससे कैपिटल कब मिली? कंपनी बनने के बाद। उसका बेनिफिट मिलना कब से स्टार्ट हुआ? कंपनी बनने के बाद। तो ये एक्सपेंस राइट अप भी कब होगा? कंपनी बनने के बाद। तो आपको अंडरराइटिंग कमीशन ले लेना है पोस्ट में। नेक्स्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी पोस्ट में राइट अप करते हैं क्योंकि इसका बेनिफिट कंपनी मिलने के बाद शुरू होता है। ऑडिट फीस देखना पड़ेगा, ये ऑडिट कंपनी ऑडिट है या टैक्स ऑडिट है। कुछ नहीं दिया तो इसको कंपनी ऑडिट मानते हुए पोस्ट में ले लेंगे, लेकिन उसके लिए नोट लगाना पड़ेगा कि हमने इसको कंपनी ऑडिट माना है। दिया है तो हमारी किस्मत। बेटा पहले पुराने क्वेश्चंस में नहीं दिया होता था, अब नए क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाने वाले को पता होता है कि भाई ये क्वेश्चन एक है जिसका मुझे जवाब देना चाहिए, इसलिए आजकल वो दे देते हैं। पहले तो खुद तो भी करते थे, हमारे पुराने कॉलेज में कभी टाइम रेशियो बांट दिया, कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया। अब सब क्लियरिटी है। तो देखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अरे भाई ये लॉस को कब बांटे? प्री और पोस्ट में दोनों बांटे। यदि इन्वेस्टमेंट प्री में बिक गए तो लॉस कब हो गया? तो प्री में ले लो। यदि इन्वेस्टमेंट पोस्ट में बिके, इन्वेस्टमेंट पोस्ट में बिके तो फिर लॉस कब हुआ? तो फिर पोस्ट में लो। क्या लॉस हर महीने होते रहता है? क्या इन्वेस्टमेंट हर महीने बिकते हैं? इन्वेस्टमेंट बेच करना इनका बिजनेस नहीं है, ये तो अदर कंपनी, इन्वेस्टमेंट तो इसका एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। तो ये लॉस तब का माना जाएगा जब इन्वेस्टमेंट बिके। यदि इन्वेस्टमेंट बिक गए प्री में तो लॉस प्री का, इन्वेस्टमेंट बिक गए पोस्ट में तो लॉस पोस्ट का। देखना पड़ेगा ये इन्वेस्टमेंट कब बेच दिए गए, वो आगे पता पड़ेगा। चलो, prepare a statement showing allocation of expenses and calculation of pre-incorporation and post-incorporation profit after considering the following information. GP ratio was constant throughout the year. ये क्वेश्चन बनाने वाला महान है, इसने मैं खुद ने कह दिया कि जीपी रेशियो प्री पोस्ट में कांस्टेंट है, तो हमें ये assumption लिखने की जरूरत भी, बस हम अब बिल्कुल बिंदास होकर हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को सेल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जीपी रेशियो कांस्टेंट का क्वेश्चन ने खुद ने नोट लगा दिया, तो हमें assumption लिखने की जरूरत भी नहीं बची। फिर सेल्स फॉर जनवरी एंड अक्टूबर वर 1.5 times of the average monthly sale, while sale for December were twice the average sale. कुछ महीनों में डबल, कुछ महीनों में 1.5 गुना और बाकी महीनों में 1। इससे हम क्या निकाल लेंगे? सेल्स रेशियो निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ये पॉइंट आ गया।
Bad debts are shown after adjusting a recovery of 7,000 of bad debts for a sales made in July 2010. Bad debts are shown after. इस पॉइंट में एक नहीं दो दो पॉइंट छुपे हुए हैं, एक टेक्निकल पॉइंट ना होते हुए दो दो टेक्निकल पॉइंट है इसमें। एक टेक्निकल पॉइंट है और एक कैलकुलेशन वाला पॉइंट है। एक टेक्निकल जो मैंने बता दिया और एक है कैलकुलेशन वाला पॉइंट जो मुझे आपको सिर्फ उसमें उसमें कोई फंडा नहीं, उसमें कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं, एक कैलकुलेशन एरर है जिसको हमें करेक्ट करना है बस। ठीक है। Bad debts are shown after adjusting a recovery of 7,000 of bad debts for a sales made in July 2020. ऐसे नए पॉइंट को एग्जाम में क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से एक बार दो बार तीन बार जितनी बार ज़्यादा पढ़ते जाते हैं हमारी उस पॉइंट पर अंडरस्टैंडिंग ग्रिप बढ़ती जाती है। जब भी पढ़ते हैं दूसरी बार तब कुछ नई चीज़ सोचने को मिलती है। जब भी टिकलिश पॉइंट आ जाए उसको एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार बार पढ़ो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन सोचो। जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। हाँ, इजी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होती, सोचना ही नहीं पड़ता और एग्जाम के क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में से कभी कभी एक आध पॉइंट ही ऐसा होता है जो टिकलिश होता है, बाकी सब तो हमारे कॉमन इजी होते हैं। तो उस पर बहुत फोकस करो, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार पढ़ो। तो पढ़ो पढ़ो, आप भी पढ़ो। क्या लिख रहा है क्वेश्चन, पॉइंट नंबर थर्ड को। टाइम पास मत करो, यह आपके करियर का सवाल है। 10-10 मिनट 2-2 मिनट भी आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। प्रतीक्षा का आंसर सही है। इधर से ये तनिषा का आंसर भी सही, महाजन, तनिषा महाजन। अच्छा, इधर श्रेया जैन। अच्छा, हाँ ये आप सही बोले, बिजनेस। इधर ऑनलाइन में कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं बेटा, अमन भी आप सही बोल रहे हैं, ये प्रतीक्षा भी सही बोल रही है, अनुराग त्रिवेदी भी सही बोल रहे हैं, इदरीस भी सही बोल रहे हैं। अमय बेटा आप फिर से चेक करें। अनविक भी बेटा आप अपनी गलती को चेक करें, कहाँ गलती कर रहे हैं आप। संदीप भी सही है, शशांक भी सही है। यस। अब मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों में से चाहता हूँ, इसका क्या करेंगे बेटा। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे बताए बगैर यदि आपके क्लास के कुछ बच्चे इस पॉइंट को सही कर सकते हैं मेरे बताए बगैर, तो फिर मेरे बताने के बाद तो आपको समझ में आना ही चाहिए कौन कौन स्टूडेंट इसको बताने की पोजीशन में है इस पॉइंट को। ठीक है, मैं किसी नए बच्चे को चांस देता हूँ जिसने पहली बार हाथ खड़ा किया हो। अ, बेटा आप हाँ बोलिए। आप चाहते कि ये बेड डेट्स जो है इसमें 7,000 जोड़ दूं और फिर ये जो 98 बेड डेट्स आई इसको बांट दूं सेल रेशो में, और 7,000 को ले लूं मैं प्री में एज ए बेड डेट रिकवर्ड को प्री में ले लूं बिंग ए कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, करेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं है। ये प्रीवियस, इसको आपने वही बोला ना प्रीवियस पीरियड मतलब, प्रीवियस ईयर की इनकम मतलब भाई उन्होंने भी तो यही बोला है ना, क्यों जाएगी प्री में। किस कहाँ पर लास्ट ईयर मतलब, इनको बेटा लास्ट ईयर का मतलब तो सुनने दें। मतलब मैं तो सेटिस्फाई हूँ आपके आंसर से, आपके फ्रेंड्स सेटिस्फाई होना चाहते हैं, मैं तो सेटिस्फाई हूँ। लास्ट ईयर मतलब कब। मतलब मैं तो समझ गया वो बोल नहीं पा रहा है, बाकी मैं उसकी फीलिंग को समझ गया, वो क्या फील कर रहा है क्या बोलना है वो समझ गया मैं। हाँ बेटा। हाँ
2020, हाँ ठीक है 2020 मान लो, यस। ये 2020 कौन सा पीरियड है, उसी को बोल देते। प्रीवियस ईयर तो माना मैंने, पर मैं तो समझ गया बेटा, आपके कुछ फ्रेंड उस आंसर को करेक्ट रिप्लाई को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, मैं आपकी हेल्प करने जाता हूँ। आप प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर को मैं समझ गया, आप क्लियरिफाई करो फॉर अदर सेटिस्फेक्शन। बेड डेट्स तो प्रीवियस ईयर के है ना वो, क्या प्रीवियस ईयर के बेड डेट्स नहीं है वो, प्रीवियस ईयर के ये बेड डेट्स है। अब मैं बताऊं आपको, देखो बेटा मैं बताऊं, देखो एक बिजनेस खरीदा फ्रॉम 1 जनवरी 2021, 1 मई 2021 को ये है बिजनेस परचेज, ये है इनकॉर्पोरेशन। और इसके पहले कौन सा ईयर था, 2020। ये जो बेड डेट्स थी ना, तो ये बेटा जब बिजनेस यहां से खरीदा, तो ये जो बेड डेट्स थी, बेड डेट्स कब हुई थी, 2020 में। रिकवर कब हुई, ये वही तो पॉइंट हो गया जो मैंने समझाया था अभी। तो बेड डेट्स प्रीवियस ईयर में तो हुई थी, इसको प्रीवियस ईयर ही तो कहेंगे। तो ये बेड डेट्स किसको हुई थी, पुराने ऑनर को। तो ये बिजनेस लॉस किसका था, पुराने ऑनर का। ये इसको रिकवरी होती होती उसके पहले वो ये व्यक्ति बिजनेस बेचकर चला गया और नया मालिक आ गया, कंपनी, न्यू ऑनर। न्यू ऑनर कौन है, कंपनी, और रिकवरी कंपनी को हो गई। ये कंपनी के लिए कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट। ये जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में, इसलिए इसको हम प्री में ले लेंगे। मैंने इधर से जवाब आपको सही बोल दिया था। हाँ बेटा ऋषिका का भी आंसर सही है, लेकिन अब तो आंसर आ चुका। तो बेटा अब ये तो बात हो गई कि ये वही इनकम है जो मैंने आपको समझाई थी, और उन्होंने भी ये प्रीवियस ईयर तो कहा था, तो सही था। अब ये तो था टेक्निकल पॉइंट, लेकिन अब एक है कैलकुलेशन एरर। होना ही चाहिए पीएनएल में, पीएनएल में बेड डेट्स आना चाहिए यहाँ पर, और बेड डेट्स रिकवर्ड अदर आती है, यहाँ पर आती है बेड डेट रिकवर, यहाँ आती है। दोनों अलग अलग आइटम है, दोनों अलग अलग हेड है, अकाउंटिंग हेड है। पर इस महाशय अकाउंटेंट ने क्या अकाउंटिंग एरर की, इसने बेड डेट्स अकाउंट में ही बेड डेट रिकवर को ट्रांसफर कर दिया। तो बेड डेट्स आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग ए रिकवरी ऑफ 7,000। बेड डेट्स इज ए लॉस एंड रिकवरी इज एन इनकम। अब उन्होंने लॉस में लॉस प्लस इनकम, मतलब उन्होंने इस इनकम को बेड डेट से एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कर दिया मतलब दोनों अकाउंट मर्ज कर दिए, अलग अलग रख दिए। एडजस्ट कर दिया मतलब बेड डेट्स के लॉस को देखो, तो क्या हुआ, 7,000 की जो बेड डेट रिकवर्ड है वो आपको यहाँ पर नहीं दिख रही। 7 की बेड डेट्स यहाँ दिखना चाहिए थी, जो नहीं दिख रही, बल्कि उन्होंने इसको क्या किया, इस बेड डेट्स में 91 में एडजस्ट कर दिया। अब एडजस्ट कर दिया मतलब क्या हुआ, बताओ। एडजस्ट कर दिया मतलब बेड डेट्स में जोड़ दिया है, बेड डेट्स से घटा दिया। बेटा ये आपका आपका अकाउंट होता है बेड डेट्स, बेड डेट्स अकाउंट। एंट्री क्या होती है, जब रुपया डूबता है तो एंट्री होती है बेड डेट्स टू डेटर, बेड डेट्स टू डेटर, बेड डेट्स टू डेटर। तो यहाँ आता है टू डेटर, ये बेड डेट्स, ये बेड डेट्स, ये बेड डेट्स, ये बेड डेट्स, ये है बेड डेट्स टू डेटर। और जब रिकवर होती है तो करना क्या था, बेड डेट्स रिकवर, एंट्री होनी थी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बाय कैश, यहाँ लिखना था 7,000। इसने क्या करा, 7,000 यही लिख दिया, बेड डेट्स में एडजस्ट कर दिया। उसके बाद इसका बैलेंस कितना बचा, 91 बैलेंस बच रहा है, 91। तो बताओ बेड डेट्स कितनी थी जो घटकर 91 रह गई, एक्चुअल में बेड डेट्स थी 98 डेबिट में और 7,000 क्रेडिट में, इसलिए 91 बैलेंस आ रहा है, बेड डेट्स अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 91। तो हुआ ये, इन्होंने, मेरी बात समझ में आई होगी,
तो हुआ ये, इन्होंने बेड डेट्स के लॉस में बेड डेट रिकवर एडजस्ट कर दिया मतलब लॉस से इनकम सेट ऑफ कर दी। तो देखो अब ये है बेड डेट्स, पता नहीं कितनी जो आप समझ चुके वैसे तो, और ये है बेड डेट्स रिकवर, और ये है बेड डेट्स 91। इस बेड डेट्स में बेड डेट रिकवर एडजस्टेड है, बेड रिकवर एडजस्टेड है। बताओ एडजस्टेड नहीं होती, अच्छा बेड डेट रिकवर कितनी है 7000, बताओ बेड डेट्स कितनी रही होगी। और ये जानते हैं अब ये लॉस है, और सॉरी ये आपकी इनकम है, इन्होंने ये लॉस में इनकम क्या कर दी, जोड़ दी, एडजस्ट कर दी, मर्ज कर दी। तो लॉस मतलब डेबिट बैलेंस और इनकम मतलब क्रेडिट। बताओ बेड डेट्स कितनी रही होगी 98, बस ये तो उन्होंने बताया था, और इधर ऑनलाइन में मुझे यही आंसर मिला था, नाम भी लिया था। तो बेटा हम जो उन्होंने एक अकाउंटिंग एरर कर दी, ये कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं बल्कि अकाउंटिंग एरर है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस अकाउंटिंग एरर को करेक्ट करेंगे। इसने जो बेड डेट रिकवर को बेड डेट्स में से एडजस्ट कर दिया था, एडजस्ट कर दिया था मतलब लेस कर दिया था, वापस जोड़ देंगे। तो बेड डेट्स कितनी हो जाएगी 98, और बेड डेट रिकवर अलग से इनकम में ले लेंगे। तो हम इस बेड डेट ये जो बेड डेट से 91, इट इज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बेड डेट्स रिकवर ऑफ रुपीज 7000। तो बताओ हम क्या एडजस्टमेंट करें, जो गलती कर दी उसको करें कैसे करें। इस 91 में 7 जुड़े हुए हैं या घटे हुए हैं, क्या ये भी समझाने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। बताइए 7 बेटा बेड डेट्स बिंग के लॉस और बेड डेट रिकवरी इनकम है, तो इस बेड डेट्स के लॉस में उन्होंने बेड डेट रिकवरी इनकम एडजस्ट कर दिया मतलब लॉस को कम कर दिया। तो हम लॉस कितना दिखा दें, इसको 98 कर दें, डेबिट में 7 बढ़ा दें, और इधर 7000 अलग से दिखा दें, एक ही बात है कि नहीं। तो हमने क्रेडिट में भी 7 बढ़ा दिए, डेबिट में भी 7 बढ़ा दिए। तो ये करना है, बस ये एडजस्टमेंट था। अब मेरा इसको ज़्यादा समझाने का आप कोई मूड नहीं है, आपको इसके बाद भी समझ में आना है तो मुझे बिल्कुल आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा। तो ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा इधर अगला पॉइंट पेड्रेस वाला पॉइंट हो गया, मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज बाय 2000 पर मंथ फ्रॉम 1 मई। 1 मई से मैनेजर की सैलरी 2000 रुपया महीना बढ़ गई थी। 2000 रुपये की सैलरी बढ़ गई थी मैनेजर की 1 मई, मतलब कंपनी बनने के बाद सैलरी बढ़ गई, यानी सैलरी इवनली रही या 2000 से बढ़ गई। तो अब हम सैलरी को टाइम रेशियो में नहीं बांट सकते। अच्छा अब एक काम करो, ठीक है ये पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। क्या आपने आउट ऑफ 85 इधर प्रतीक्षा का आंसर आ रहा है, क्या एक ऑनलाइन वाले बच्चे का आंसर दे दूं, बता दूं। यस प्रतीक्षा बेटा आपका आंसर सही है। 85 की मैनेजर सैलरी में से 16000 ले लो पूरा पोस्ट में। 2000 रुपए से जो सैलरी बढ़ी, 2000 रुपए से जो सैलरी बढ़ी है मैनेजर की, वो कब बढ़ी है, कंपनी बनने के बाद 1 मई से बढ़ी, 1 मई को कंपनी बन गई। तो 2000 रुपए की सैलरी कंपनी बनने के बाद 1 मई से बढ़ी है, तो 2000 रुपया महीना बढ़ी। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 8 महीने, ये 8 महीने उसकी सैलरी 2000 रुपए से बढ़ी हुई रही, और ये बढ़ी हुई सैलरी पूरी पूरी किसकी है, पोस्ट की। तो 85 की टोटल सैलरी में से पहले 16000 हटा दो, और 16000 को पूरा पूरा पोस्ट में ले लो, बची सैलरी 69, उसको टाइम रेशियो में बांट दो। बेटा ये जो सैलरी 85,000 है, इसमें 12000 16000 की सैलरी तो इंक्रीज वाली है, ये पूरे पूरे पोस्ट की है, बची सैलरी 69। ये सैलरी, आपको एक डाउट हुआ होगा बेटा कि भाई ये जब हमने 8 महीने की सैलरी घटा दी, एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है, इधर नहीं इधर से बच्चे का दिमाग में पढ़ रहा हूँ, उसके चेहरे पर जो तनाव देखकर वो क्या सोच रहा है कि सर आपने 16000 सैलरी घटा दी 8 महीने की, तो फिर तो ये सैलरी बची 4 महीने की। हाँ हाँ, चेहरे पे तनाव दिखाई देता है बच्चे के कि सर आपने 8 महीने की सैलरी 2000 रुपये महीने से 16000 हटा दी। बेटा 85 में से मैंने सैलरी 8 महीने की घटा दी, तो सर ये तो सैलरी 4 महीने की बची ना, पूरी पूरी प्री की हो गई ना, ये सैलरी पूरी पोस्ट की तो ये पूरी प्री की हो गई ना। तो ऐसा गलत सोच रहे हो, मैंने 8 महीने की सैलरी नहीं घटाई है, मैंने 8 महीने की एडिशनल सैलरी घटाई है, एक्स्ट्रा सैलरी घटाई है। तो अभी भी ये सैलरी 12 महीने की है, ये जाएगी प्री और पोस्ट में टाइम रेशियो में। हाँ वो जो भी है, क्या इसमें कंफ्यूजन है किसी को, मैं करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो कि सर आपने बताया हम अब क्या करेंगे, मैं बताऊंगा, करके भी बताऊंगा। टाइम बहुत लग रहा है डिस्कशन में, मैं चाहता हूं कि हाँ अब
अगला, अच्छा ये सैलरी 85 हटा के बची है सैलरी अदर स्टाफ की सैलरी, और अदर स्टाफ की सैलरी जो होगी वो तो टाइम रेशियो बढ़ जाएगी। अच्छा, ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन अप्रैल, अप्रैल में सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए गए। अप्रैल 2021 किधर आ रहा है, प्री में या पोस्ट में? अप्रैल प्री में आ रहा है कि पोस्ट में? प्री में आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कब बिक गए? प्री में बिक गए, तो लॉस भी कब हो गया? प्री में हो गया। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट बिक ही गए, बिक गए 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 गए, तो अब बताओ इन्वेस्टमेंट पोस्ट में रहे क्या? तो ये जो इन्वेस्टमेंट की इनकम है, जब पोस्ट में इन्वेस्टमेंट नाम की चीज नहीं बची तो इनकम कहाँ से बचेगी? तो ये पूरा पूरा इंटरेस्ट भी प्री में आ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब पोस्ट में है ही नहीं तो उसकी इनकम कहाँ से पोस्ट में जाएगी? इन्वेस्टमेंट प्री में बिक गए तो इनकम भी मिलना प्री तक ही रहेगी, प्री के बाद इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिक गए। डाउट? बस, इंटायर ऑडिट फीस रिलेट्स टू कंपनी। क्वेश्चन बनाने वाले को पता था कि बच्चों को एग्जामिशन लेना पड़ेगा, इसलिए उसने क्या लिख दिया, ये कंपनी की है, इसको कंपनी ऑडिट मानते हुए पूरा मानते हुए नहीं, अब तो क्वेश्चन ने बोल दिया पोस्ट में ले लो, एग्जामिशन की जरूरत ही बची नहीं। अरे बाबा रे, टाइम बहुत लग गया डिस्कशन में, क्योंकि इसमें दो दो, एक तो टेक्निकल पॉइंट था और कुछ कैलकुलेशन एरर जिसको हमें करेक्ट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फटाफट कर दूंगा बेटा, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों के लिए तो ये अब ऐसे है बिल्कुल कि सर अब क्या, पर बेटा मुझे सारे बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला चैप्टर है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, कोई नोट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? फिफ्थ। बेटा कितने, देखिए मैं करवा जरूर रहा हूँ, पर मैं उन बच्चों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। कितने स्टूडेंट को ईमानदारी से लगता है कि सर ये क्वेश्चन अब हम घर पर इजीली कर सकते हैं? ठीक है बेटा, अब आप सोचिए इतने बच्चों को लगता है कि मैं घर पे कर सकता हूँ, उसके बाद भी मैं यहाँ क्लास में कराऊं और वो भी आपको नोट करने का टाइम दूं, ये तो इनके साथ सरासर अन्याय होगा, अनजस्टिफिकेशन होगा। ये तो मैं करवाऊंगा बहुत स्पीड से, तो आप नोट नहीं कर पाएंगे। आपको घर जाके क्वेश्चन सभी को करना है, चाहे आपको समझ में आया हो या ना आया हो, घर पे करना है। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, आप जानता हूँ आप बहुत प्यारे बच्चे हो, आप भी बोलो सर हम कर सकते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 फटाफट फटाफट बनाऊं, मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दूंगा प्रेजेंटेशन पे। टाइम रेशो, प्री पीरियड, पोस्ट पीरियड। बेटा नंबर ऑफ मंथ, बेटा प्री में कितने महीने? 4। पोस्ट में कितने महीने? 8। ये आ गया आपका रेशो 1:2। वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स रेशो। जब भी ये मंथली आ जाए ना कि सेल डबल हो गई, आधी हो गई, 1.5 गुना हो गई, तो फिर हमारा तरीका क्या होता है, आराम से धीरे 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 करके हम रेशो निकालते हैं, सारे मंथ लिखते हैं, कहीं कट शॉर्ट नहीं करते। तो ये मैंने लिखा प्री पीरियड, ये लिखा पोस्ट पीरियड। अप्रैल की जनवरी है क्या? जनवरी से शुरू हुआ क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये है प्री पीरियड। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस ये 4 और 8 महीने। बेटा किधर किधर सेल डबल हो गई, कौन कौन से महीनों में सेल डबल है? अज्यूम करो कि बाकी महीनों में 1 1 1 1 1 1 1 है, 1 1 1, तो कहाँ डबल होगी बोलो ना बेटा? जनवरी, दिसंबर और, बस सिर्फ दिसंबर में डबल हुई। दिसंबर में मैंने ले ली 2 रुपया, आप पर मंथ 2 रुपये ले रहे हो क्या? क्योंकि एक जगह 1.5 वो 1.5 हो रही है, तो आपने 2 रुपये माना। यदि पर मंथ दो 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 टू 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 है, तो इसमें 4 होगी। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 4 रुपीज ले ली। अच्छा किधर 1.5 गुना हो गई, 1.5 टाइम, 1.5 मतलब 1.5। जनवरी और, जनवरी में हो गई 3, अक्टूबर में हो गई 3, यहाँ हो रही 1.5, और बाकी महीनों में 2 रुपीज 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 2 रुपीज। इधर 3, 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आई 9, यहाँ आई 19। ये सेल्स रेशो रहा।
1.5 मतलब 1.5 और 1/2 मतलब आधा। तो 1.5 बोला हो तो 1.5 लेना है, एंड सिर्फ 1/2 बोला हो तो आधा लेना है। तो ये तो 1.5 था, तो हमने 2 रुपया का 1.5 किया तो 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया सेल रेशो। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट 3 फॉर सैलरी। यस, हम बना लेते हैं सैलरी का वर्किंग नोट। सैलरी, सैलरी में यहाँ पर प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड प्रेजेंटेशन आपका डिफर हो सकता है, जरूरी नहीं जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करें। यहाँ पर सबसे पहले सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी ऑफ मैनेजर। बेटा सैलरी ऑफ मैनेजर में इंक्रीज्ड सैलरी, इंक्रीज्ड सैलरी 2000 पर मंथ कब से बढ़ी? कंपनी बनने के बाद बढ़ी क्या? 1 मई को, 1 मई को कंपनी बन गई और सैलरी भी कंपनी बनने के बाद बढ़ी है। मई से लेके दिसंबर तक 8 महीने ये सैलरी बढ़ी हुई रही। तो ये 8 महीने की सैलरी पूरे पूरे पोस्ट में जाएगी, क्योंकि प्री में सैलरी बढ़ी नहीं थी। इंक्रीज सैलरी और फिर अदर सैलरी, इंक्रीज सैलरी के बाद अदर सैलरी 85 थी कुल सैलरी, उसमें से 16,000 हम ले चुके पूरी पोस्ट में, बची 69। ये सैलरी भी मैनेजर की है, पर ये सैलरी पूरे 12 महीने की है। इसको बांटेंगे इन टाइम रेशियो 1:2, 23,000, 46,000। ये हो गई 23 और ये हो गई 62। अच्छा, ये तो हो गई सैलरी। अब दूसरा, सैलरी ऑफ अदर स्टाफ, सैलरी ऑफ अदर स्टाफ। कुल सैलरी थी 331, उसमें से 85 घटाया सैलरी ऑफ मैनेजर, बची 246 इन टाइम रेशियो 1:2, 82, 164। ये आ गया सैलरी का टोटल 1,05,000 प्री में, 226 पोस्ट में। बस मैं इस वर्किंग को ज़्यादा रखना भी नहीं चाहता कि आप नोट कर पाओ, आपको नोट करने का टाइम मुझे देना ही नहीं है। आपको ये PDF मिल जाएगा, उसको देखकर आप घर पर नकल कर सकते हो यदि नकल करना चाहते हो तो। वर्किंग नोट नंबर 4 फॉर बेड डेट्स, बेड डेट्स बेड डेट्स आफ्टर सेट ऑफ बेड डेट्स रिकवर, ये दी गई है 91। इसमें ऐड करनी पड़ेगी बेड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि उन्होंने बेड डेट रिकवर की इनकम को बेड डेट से एडजस्ट कर दिया था 7,000 को उन्होंने, तो हमने ऐड कर दिया इसको, बेड डेट्स आ गई 98। मतलब उन्होंने लॉस और इनकम को नेट कर दिया था। लॉस में इनकम नेट कर दी थी, सेट ऑफ कर दी थी, एडजस्ट कर दी थी, हमने वापस इसको अलग कर दिया। अलग अलग कैसे करा आपने समझ में आ गया। अब यहाँ पर बस ये बेड डेट रिकवर को, और वैसे ये तो हो गया बेड डेट्स के बारे में। वर्किंग नोट नंबर 5 बेड डेट रिकवर, बेड डेट्स ऑफ वेंडर। हाँ वो तो हम वहाँ लगा देंगे ना सेल रेशो। तो बेड डेट्स निकालिए, बेड डेट्स ऑफ वेंडर रिकवर टू कंपनी of rupees 7,000 is a capital profit। एग्जाम में ये नोट मॉड्यूल ने तो नहीं लगाया है, पर हम लगा रहे हैं। मैं मॉड्यूल की नकल वहीं करूंगा जहां पर मैं ठीक लगे। मॉड्यूल ने नहीं लगाया इसका मतलब थोड़ा कि हम नहीं लगाएंगे, हम लिख के आए ना, हमने इसको क्यों किया, कैसे ट्रीट किया। बेड डेट्स
ऑफ वेंडर रिकवर्ड टू कंपनी ऑफ ₹7,000 इज ए कैपिटल रिसिप्ट. बिजनेस परचेस प्रॉफिट hence shall be taken to capital reserve through pre-incorporation column. बस ना लिखे तो भी चलेगा, बस ये हमने लिख दिया तो बेहतर रहेगा. बेटर रिकवर कैपिटल प्रॉफिट है, बिजनेस परचेस प्रॉफिट है, इसके लिए इसे ले जाना है कैपिटल रिजर्व में, और उसके लिए हम ले जा रहे हैं उसको थ्रू प्री कॉलम के थ्रू. कहाँ ले जा रहे हैं? कैपिटल रिजर्व में. हो गया बेटा? अब ये भी हो गया. आई थिंक कोई वर्किंग नोट की जरूरत तो नहीं बची ना. अब बस खत्म बेटा. अब क्वेश्चन की जरूरत है क्या? क्या अभी भी क्वेश्चन करवाऊं? जीबी को बांट देंगे किस रेशो में? सेल रेशो में. और बेड इंटरेस्ट की इनकम को कहाँ ले लेंगे? इंटरेस्ट की इनकम को अदर इनकम में कहाँ ले लेंगे? प्री कॉलम में, क्योंकि पोस्ट में इन्वेस्टमेंट नाम की चीज ही नहीं थी. और बाकी सारे खर्चों को मैंने बता ही दिया किसका क्या करना है. बाकी सबका क्या करना है बता दिया. आप कहें तो क्वेश्चन करवाऊं कि नहीं? अब तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं बची. अब तो आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है बेटा. ठीक है, मैं आपका टाइम बचा लेता हूँ इतना. फिर मैं सॉल्यूशन, आप जो लोग सॉल्यूशन बना ले, एकदम बढ़िया राइटिंग वाला सॉल्यूशन मुझे भेज देना, तो मैं वो सॉल्यूशन भी का शेयर कर दूंगा बच्चों से. बेटा वैसे तो अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जिसको आप किसी और पर डिपेंड हो जाए और उसका सॉल्यूशन देखकर करना पड़े. बेटा ये तो एक निहायत ही मतलब दुर्घटना होगी वो ऐसी करना पड़े कि आपको ये क्वेश्चन भी घर जाके किसी से चेक करना पड़े. बाकी एक एक्सीडेंट होगा क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन जो मैंने इतना डिस्कस कर दिया. चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं. ये हो गया खत्म. हाँ बोलो. हाँ बेटा इसका जवाब मैंने आपको पहले दे दिया था. इस बात का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ पहले. क्या मैंने दिया था नहीं दिया था? तो बेटा वही जवाब मैं फिर से दूंगा. आप चाहते कि वो जवाब फिर से दिया जाए आपके क्वेश्चन के बाद, तो फिर से मैं देने को रेडी हूँ कि वो इनकम डायरेक्ट एज इट इज वर्ड कहे थे मैंने कि ये इनकम डायरेक्टली भी कैपिटल में जा सकती थी, पर मैं स्टडी मॉड्यूल को सॉल्यूशन को ऑनर कर रहा हूँ. वो प्री में ले गए तो इसलिए मैं प्री में ले जा रहा हूँ ताकि हमारा सॉल्यूशन मैच कर जाए और कोई कंट्रोवर्सी ना हो. और मैंने कहा भी था कि जहाँ जहाँ हम इजीली मैनेज कर सकते हैं उनको हम उनको फॉलो कर लेंगे. तो इसलिए मैंने प्री में लिया था. ये मैं जवाब बेटा आपको दे चुका हूँ. फिर भी मैंने फिर से बता दिया कि प्री में इसलिए ले आने की मॉड्यूल में ले गए. नहीं तो आप टेक्निकली तो आप ले आ सकते हो डायरेक्ट कैपिटल में भी. और वैसे कई बार क्या होता है, कई बार आप एस जब पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी कि एस में पढ़ाऊँ, पर एस में कई जगह लिखा हुआ है कि कई बार इनकम कैपिटल में जाती है ना, तो पहले उसको कहाँ लेते हैं? पी एंड एल में, और फिर पी एल से कहाँ पहुँच जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में. ताकि क्योंकि क्या होता है बेटा समझो, ये इनकम सीधी पहुँच गई कैपिटल रिजर्व में तो क्या शेयर होल्डर को दिखाई देगी? लेकिन यदि ये पीएल में लाए और पीएल के थ्रू गई कैपिटल रिजर्व में तो शेयर होल्डर को दिखाई देगी कि नहीं देगी? इसमें ज़्यादा अच्छा डिस्क्लोजर हो रहा है. पहले इनकम कहाँ ले आओ? पीएनएल में, क्योंकि पीएनएल शेयर होल्डर तक जाता है. पूरी बुक शेयर होल्डर तक नहीं जाती, लेजर शेयर होल्डर तक नहीं जाता. यदि आपने इसको डायरेक्टली पहुंचा दिया कैपिटल रिजर्व में तो लेजर के अंदर चली जाएगी और शेयर होल्डर को पता ही नहीं पड़ेगा कि इस तरह की कोई इनकम हुई है. लेकिन यदि इसको आप ले गए पीएनएल में और फिर पीएनएल से ले गए कैपिटल रिजर्व में तो शेयर होल्डर को पता पड़ेगा कि हाँ कंपनी को इसी कोई इनकम हुई है, इसी कोई पुरानी बेड डेट्स रिकॉर्ड कंपनी को हो गई है, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो गया और वो गया है कैपिटल रिजर्व में. तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कौन सी मेथड है? पीएनएल के थ्रू कैपिटल रिजर्व में पहुंचाना. ऐसा एस में भी लिखे हुए हैं कई जगह. इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको बेहतर है कि प्री में लाओ और प्री के थ्रू कहाँ ले जाओ? कैपिटल रिजर्व में. ठीक है बेटा? और कोई डाउट? चलो. अच्छा ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया क्या अपना? सिक्स वाला हो गया क्या? अच्छा इसके पहले कोई बचा क्या? अब फिफ्थ सिक्स सब हो गए, फोर्थ सब हो गए. अब आ जाओ, होमवर्क के क्वेश्चन मुझे कुछ आपसे डिस्कस करने हैं. क्वेश्चन फोर्थ, मुझसे कुछ बच्चों ने इसको पूछा था इसलिए बता रहा हूं. क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन 7 में नितेश, उन्होंने बांटा होगा मैंने नहीं बांटा. ऑडिटर चार्जेस को हम पोस्ट पे लेंगे, उनके सॉल्यूशन से मुझे मतलब नहीं कि उन्होंने क्यों किया ऐसा, मैंने कभी नहीं बताया.
हम उनके आंसर को क्यों एक्सेप्ट करें। हाँ, क्वेश्चन फोर्थ, इस क्वेश्चन में मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। बेटा इस क्वेश्चन में जीपी नहीं दिया हुआ है। तो मुझे अभी सुबह सुबह बच्चों ने डाउट पूछा कि सर भाई जीपी कैसे निकलेगा, क्वेश्चन फोर्थ में जीपी दिया हुआ नहीं है। लेकिन यदि उसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, यदि आपने इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस जोड़ दिए, ये आपको दिए हुए हैं एक्सपेंसेस, और ये दिया हुआ है, ये दिए हैं आपको एक्सपेंसेस, और ये दिया है नेट प्रॉफिट रुपीस 2 लाख। तो नेट प्रॉफिट गिवन है, एक्सपेंसेस भी गिवन है, तो क्या आ जाएगा, ये जीपी आ गया। क्या बताऊं, कुछ नहीं होता, कुछ भी दिमाग लगाने लायक बात भी नहीं है, बिल्कुल सिंपली हो गया। कोई डाउट? ये तो आपने शायद 11th या आपके सीए फाउंडेशन में ऐसी चीजें पढ़ी होगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ये फोर्थ आपको कर लेना है। अच्छा, इसमें अब क्वेश्चन नंबर, इसमें ये पॉइंट अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लेक्स लिमिटेड, चेक करते हैं ना बेटा। हाँ, वही पॉइंट बता रहा हूँ बेटा मैं। देखो, 1 जुलाई 92 को हुआ, इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ है, और 1 अप्रैल 92 ये है बिजनेस परचेज, और 31 मार्च 93 ये है ईयर। ये 12 महीने होते हैं, अप्रैल से मार्च ये होते हैं 12 मंथ। यहां पर हो रहा है 3 मंथ, यहां हो रहे हैं 9 मंथ। ये हो गया प्री और पोस्ट, प्री और 9 टाइम रेशियो, ये टाइम रेशियो हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, ये दिया है रेंट एंड टैक्सेस 3000, रेंट एंड टैक्सेस 3000 है, ये रेंट एंड 3000। कुछ नहीं कहा होता तो हम इसको बांटते टाइम रेशियो में, क्योंकि रेंट और टैक्सेस है डिस्ट्रीब्यूट होता टाइम रेशियो में बढ़ता, 3:9 मतलब 1:3 में। लेकिन पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर रेंट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ वाज पेड एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ। ये रेंट 200 पर मंथ रहा कब तक, पहले 3 महीने रेंट रहा, उसके बाद एंड देयर आफ्टर एट ए रेट इंक्रीज, रेंट ये रेंट है, रेंट इंक्रीज बाय 50 पर मंथ, रेंट 50 रुपये महीने से बढ़ गया, 50 पर मंथ से बढ़कर अब कितना हो गया, 250 पर मंथ हो गया। 3 महीने रहा 200 रुपया पर मंथ, कितने महीने, 3 महीना 600 रुपया, और 250 रुपये महीना 250, कुल कितना हो गया 2850। तो बताओ ये प्री में कितने मंथ थे, 3, पोस्ट में बताओ 3 महीने रेंट क्या रहा, तो ये रेंट कब का हो गया 600, 200 पर मंथ इंटू 3 मंथ, 600 का रेंट कब का हो गया, ये 3 मंथ प्री में आ रहे हैं, तो ये 600 का रेंट भी प्री में आ गया। और पोस्ट पीरियड के आखिरी के 9 महीनों में रेंट 250 पर मंथ हो गया था, तो ये रेंट कहाँ जाएगा, पोस्ट में, ये रेंट कहाँ जाएगा, प्री में, तो ये आ गया 2850। लेकिन क्वेश्चन ने कहा था रेंट एंड टैक्सेस, इसमें रेंट कितना आया 2850, तो रेंट आया 200 पर मंथ शुरू के 3 महीने, 250 पर मंथ आखिरी के 9 महीने, तो भी रेंट 2850 होता है। तो ये 2850 रेंट का है, तो 150 क्या बचा, टैक्सेस बचे। यदि रेंट एंड टैक्सेस में रेंट यदि 2850 है तो 150 क्या बचा, टैक्सेस। अब ये टैक्सेस इनकम टैक्स वाला टैक्स है या म्यूनिसिपल टैक्स दिखाई देता है, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट के साथ टैक्सेस दिए हुए हैं, रेंट प्रॉपर्टी का होता है, तो ये टैक्सेस भी उसके साथ क्यों दिए। यदि ये इनकम टैक्स होता, ये इनकम टैक्स होता तो इनकम टैक्स कोई रेंट में मर्ज करते हैं क्या, रेंट इनकम टैक्स इज ए सेपरेट हेड,
वो एक सेपरेट हेड है, उसको हम सन्ड्री में थोड़ा डाल देते हैं, उसका अलग से शो करते हैं इनकम टैक्स या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स या टैक्स अलग से हुआ था। पर ये रेंट एंड टैक्सेस बोला है, मतलब ये टैक्सेस इनकम टैक्स वाला टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी वाला टैक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स है, रेंट से रिलेटेड टैक्स है। और रेंट किसका होता है? प्रॉपर्टी का, उसका ही टैक्स होगा। तो ये प्रॉपर्टी यानी म्यूनिसिपल टैक्स है। आप जिस मकान में रहते हो आपको पता नहीं होगा, पर आपको नगर निगम को टैक्स देना पड़ता है। पता नहीं होगा बेटा, आपने भी दुनिया देखी कहाँ है, मम्मी पापा आपको पता ही नहीं पड़ने देते दुनिया कितनी डिफिकल्ट है, वो आपको पता पड़ेगी जब आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो बेटा म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं ना, इस बिल्डिंग का एनुअल म्यूनिसिपल टैक्स 4 लाख रुपए होता है। 4 लाख रुपए तो इसका सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स है। फैसिलिटी के नाम पर पानी तक नहीं मिलता अपने को, तो बेटा तकलीफें। उसके बाद कचरा उठाने जाएंगे तो इसका पैसा, मशीन अलग लगाओ कचरा प्रोसेस करने की, ये सारे बर्डन म्यूनिसिपल के झेलने पड़ते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन इंदौर को अच्छा बनाने के लिए जो करना पड़े करते हैं। तो बताना चाहता हूँ कि म्यूनिसिपल टैक्स भी एक हैवी टैक्स होता है, प्रॉपर्टी पे लगता है, आपकी प्रॉपर्टी भी लगता है, हर प्रॉपर्टी वाले को, हर व्यक्ति को देना पड़ता है। तो उस केस में ये टैक्स किसका लग रहा है? म्यूनिसिपल टैक्स यानी प्रॉपर्टी का। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स मान लो, इसको म्यूनिसिपल टैक्स मान लो। अब म्यूनिसिपल टैक्स हर साल देना पड़ता है या सेल होने पर देना पड़ता है? मकान में सेल ना हो तब भी टैक्स लगेगा, सेल ज़्यादा हो तब भी वही टैक्स लगेगा। इस बिल्डिंग में आप स्टूडेंट कम रहो ज़्यादा रहो, आप पिछले 6-8 महीने बिल्डिंग खाली रही तब भी वही म्यूनिसिपल टैक्स लगा, 1 रुपये का कंसेशन नहीं मिला। मतलब वो टाइम बेस्ड हुआ कि टर्नओवर बेस्ड हुआ? तो फिर उसको बांटेंगे टाइम रेशियो में, 150 को अलग से बांट देंगे टाइम रेशियो में। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया? तो 2850 रेंट है और 150 म्यूनिसिपल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। तो 2850 तो हम ले लेंगे एज पर दिस, 600 इन प्री, 2250 इन पोस्ट, ये तो रेंट का हो गया। और टैक्सेस को हम बांट देंगे टाइम रेशियो में। क्या ये क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा? अच्छा, एक पॉइंट इसमें बड़ा शानदार और है बेटा, ये होमवर्क के क्वेश्चन आपको ही करने होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन करवाने से क्लास का टाइम वेस्ट होता है और आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करना ही काफ़ी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको करना क्या है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने बता तो दिया पर करके बताओ ना। ये प्री, ये पोस्ट। 600 का रेंट प्री में, 2250 का पोस्ट में। ये था रेंट। अब अच्छा टैक्सेस 150, 1:2 टाइम रेशो। टाइम रेशो क्या था? 1:3, 38 कर लो चलेगा, ऐसा कर लो, ये चलेगा। ये रेंट एंड टैक्सेस का हो गया वर्किंग नोट। ये प्री पीरियड का खर्चा, ये पोस्ट का खर्चा। अब इसको भी नोट कर लेना, नोट करो कोई दिक्कत नहीं, पर नोट कर लेना, कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस शो करता है। मैं आपको बेटा, एक डॉक्टर यदि टीचर अपने पेशेंट से कोई बीमारी छिपाएगा तो संभव उसके लिए ठीक नहीं होगा। मैं आपसे आपकी कमजोरी नहीं छिपाऊंगा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपकी गलतियां अभी से सिखाना शुरू करूंगा। फेल होने के बाद आपको आपकी गलती पता पड़े, वो कोई काम की नहीं। बेटा तुमने ये गलती की थी जिंदगी भर, ये किया वो किया, अब मत करना, बाद में मत सुधरो, किसी और से मतलब अपन ठोकर खाएं फिर सुधरे उसके बेहतर। ये चीज़ यदि आपको नोट करना पड़े तो आप सोचिए कि आपका ध्यान समझने पे कम और नोट करने में ज़्यादा था। मतलब आप अपने ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो, बिल्कुल सब कुछ लिख लेना चाहते हो कि कुछ भी तकलीफ नाम की चीज़ ही नहीं हो जिंदगी में, कष्ट नाम की चीज़ ही नहीं हो। अरे इतनी ईजी चीज़ जो दिमाग में बैठ जाती है, उसको यदि आप पेपर पे उतारते हो ताकि घर जाके कष्ट ना हो, तो ये बेटा ये बहुत बहुत गलत बात है। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो इस पॉइंट को भी नोट करके अपने को कंफर्ट जोन में ले आ रहे हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा बेटा। हम किसी और की ठोकर से नहीं सीखेंगे, बल्कि अभी से सुधर जाएंगे। हाँ बेटा, ये हो गया। अच्छा, अब पॉइंट आया बड़ा ही शानदार जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा, अपना टाइम कब तक का है? बस 10:15 ही है। तो फिर तो मैं क्या बता पाऊंगा आपको। अगली बैच किसकी है? तरुण सर की। बेटा फिर वो तरुण सर तो आके बाहर खड़े हो जाते हैं, टाइम की पाबंद है। अब बेटा मैं बता भी दूंगा ना, तो समझ में हमारे कुछ बच्चों को तो ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आता है, फटाफट हिंट देना शुरू करता हूँ वो समझ जाते हैं। और कुछ को तो बताने के बहुत 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 संघर्ष की बात बताना पड़ने के बाद समझ में आता है, फिर भी वो नोट कर लेते कि कहीं भूल न जाए। तो बेटा ऐसा है, सुनो मैं बताता हूँ। बेड डेट्स ऑफ ₹50 रिलेटेड टू सेल इफेक्टेड आफ्टर 1 सितंबर। ओ बेटा, प्री में कौन कौन से महीने आ रहे हैं? प्री में महीने आ रहे हैं अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून प्री में,
एंड पोस्ट में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नहीं ऐसे नहीं लिखते बनेगी। प्री में अप्रैल, मई, जून प्री में है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये हैं 350 की बेड डेट्स आफ्टर 1 सितंबर। ये बेड डेट्स हुई 350 पूरे पोस्ट की। सेल्स रिलेटेड टू सेल्स इफेक्टेड आफ्टर 1 सितंबर, 1 सितंबर के बाद जो माल बिका उस पर ये बेड डेट्स हुई। तो बताओ ये बेड डेट्स कब हुई होगी? पूरे साल भर होती रही या सिर्फ सितंबर के बाद हुई? यदि ये 350 की बेड डेट सितंबर के बाद हुई तो क्या उसको पूरे साल भर की सेल रेशो में बांट सकते हैं? कतई नहीं, किसी हाल में नहीं। तो 350 की बेड डेट्स, 350 की बेड डेट्स बिलोंग्स टू पोस्ट पीरियड ओनली। तो आपकी कुल बेड डेट्स क्वेश्चन में दी थी 1250, उसमें से 350 की बेड डेट्स तो इधर आ गई, बची बेड डेट्स 900। बची बेड डेट्स, बची हुई बेड डेट्स 900 बची कि नहीं बची? यदि 350 की बेड डेट्स 1 सितंबर के बाद की है तो बची हुई 900 की बेड डेट्स कब की है? यदि 350 की, और मेरा गला इतनी जोर से चिल्ला रहा हूं फिर भी नहीं बोल रहे बच्चे। 350 की बेड डेट्स यदि 1 सितंबर के बाद की है तो रिमेनिंग 900 की बेड डेट्स 1 सितंबर के पहले की है। इसमें कितने महीने आ रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये बेड डेट्स 5 महीनों की है। इसे 5 महीनों के सेल्स रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो इधर का सेल देखो, ये यहां का सेल रेशियो निकालो और एक नया सेल्स रेशियो निकलेगा। ये 900 की बेड डेट्स, ये तो तय हो गया कि ये 900 रुपए की बेड डेट्स 5 महीनों की है। इसमें भी डाउट है? यदि 350 बेड डेट्स आखिरी के 6 महीनों की है तो ₹900 की बेड डेट्स शुरू के 5 महीनों की है। तो हमें ये 900 की बेड डेट्स बांटना है शुरू के 5 महीनों में। किस रेशियो में? सेल रेशियो में। ये सेल रेशियो साल भर का या 5 महीने का सेल रेशियो? 5 महीने का सेल रेशियो निकालना पड़ेगा नया। तो इधर की सेल बोलो, यहाँ की सेल कितनी कितनी थी? सेल्स कितनी कितनी थी? 111, मुझे पता नहीं सेल कितनी, 1 1 1, यहाँ 2 2। तो रेशियो क्या आया? 3 रुपीज की सेल प्री में है तो 4 रुपीज की सेल पोस्ट में। मुझे पता नहीं ये गलत है कि सही, पर मैंने बस ये बताया कि 5 मंथ की बेड डेट्स 900 को बांटेंगे 5 मंथ के सेल रेशियो में। ये बड़ा ही शानदार पॉइंट था। आई थिंक समझ में आया होगा, आई होप। बेटा मैं इधर ध्यान नहीं दे पाया ऑनलाइन वाले बच्चों से, आई थिंक समझ गए होंगे बेटा आप लोग भी। ट्राई कर सकते हैं। तो होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन हुए? एक तो मैंने बेटर डिकोड वाला पॉइंट बताया, वो क्वेश्चन जिसके मैंने वर्किंग नोट बना दिए वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और एक आपको क्वेश्चन ये वाला करना है, कौन सा नंबर 6 सिंपलेक्स लिमिटेड वाला, जो मैंने डिस्कस अभी किया, सॉल्व आपको करना है 6 क्वेश्चन सिंपलेक्स लिमिटेड वाला। ठीक है बेटा, टाइम मैंने तरुण सर का ले लिया है 4 मिनट। चलिए थैंक यू, बाय बाय।